हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 3 नवंबर 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं उनको हम इस वीडियो में देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेरेंट कंपनी ऑफ द स्टारलिंक इज। स्टारलिंक की पेरेंट कंपनी इन चारों में से कौन सी है? देखिए, स्टारलिंक जो कंपनी है एक सब्सिडरी है। ठीक है, ये किसकी है? ये है आपकी स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी किसकी है आपको पता होना चाहिए। स्पेस एक्स किसकी है? तो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन अभी बन चुके हैं कौन? एलोन मस्क। ठीक है, स्पेस एक्स की सब्सिडरी कंपनी है आपकी स्टारलिंक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में आपको टेस्ला दिखाई दे रहा है। टेस्ला भी जो है वो एलोन मस्क की ही कंपनी है। टेस्ला वो पहली ऑटो ऑटो कंपनी है, ऑटो मोटर या ऑटोमोबाइल कंपनी है जो ट्रिलियन डॉलर के जो बड़ी बड़ी कंपनी जो ट्रिलियन डॉलर कंपनीज होती है उनके इलाइट ग्रुप में शामिल होने वाली पहली ऑटो मोटर कंपनी कौन सी है? टेस्ला है। ठीक है, तीसरे ऑप्शन पे अमेजन दिख रहा होगा। इसके मालिक जेफ बेजोस है जो सेकंड नंबर पे आते हैं रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में। और डी नंबर पे आपको मेटा दिख रहा होगा। मेटा क्या है? फेसबुक कंपनी है। ठीक है, आपको पता होगा फेसबुक कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया है और इसका नाम रख के अब मेटा कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेरेंट कंपनी ऑफ द स्टारलिंक इज स्पेस एक्स। अभी ये न्यूज में क्यों आ गया, क्यों मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया? ठीक है, देखिए स्पेस एक्स जो है, स्पेस एक्स की जो सब्सिडरी है स्टारलिंक, इन्होंने डिसाइड किया है कि एक ये लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशन चलाना चाहते हैं इंडिया में। यानी कि इंडिया में जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड सर्विसेज है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज, इसको ये लोग लागू करना चाहते हैं स्टारलिंक। इसके लिए यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से इस पे बात चल रही है। ठीक है, तो इसलिए स्टारलिंक अभी न्यूज में आ गया। और ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म है हमारी किसकी? स्पेस एक्स की। स्टारलिंक क्या है? एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आर्म है किसकी? स्पेस एक्स की। ठीक है, इसलिए अभी न्यूज में आ गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर है स्पेस एक्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग स्पीच एट कोप 26 पीएम मोदी अनाउंस्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय। कि कोप 26 में स्पीच के दौरान हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अनाउंस किया नेट जीरो कार्बन एमिशन का, कि ये कब तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्राप्त कर लेंगे इंडिया में। ठीक है, मतलब कार्बन का उत्सर्जन जीरो हो जाएगा कब तक इंडिया में। इस चीज को कब तक प्राप्त कर लेंगे हम लोग? मोदी जी ने इसको अनाउंस किया, सरप्राइजली इसको अनाउंस किया, किसी को पता नहीं चला। ठीक है, तो 2070 तक उन्होंने बोला कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कोप 26 ये क्लाइमेट चेंज पे ये मीटिंग होती है, एनुअली ये मीटिंग होती है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है, जो किस पे चलती है? ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है लगातार, इस पे हमें कैसे टैकल करना है, कैसे इसके लिए फ्रेमवर्क को तैयार करना है, इस चीज पे कोप मीटिंग होती है। ये 26 मीटिंग थी, ये कहाँ पे हुई, कहाँ पे हो रही थी? अभी मोदी जी ने भाग लिया इस पे, ये हो रही थी आपके ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो, ग्लासगो में ये मीटिंग 26 कोप 26 हमारी संपन्न हुई। तो इससे पहले ठीक G20 समिट भी हुआ। G20 समिट 31 अक्टूबर को हुआ। G20 समिट जो था ये कहाँ पे हुआ? ये भी मोदी जी द्वारा अटेंड किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था G20 समिट? ये हुआ था रोम में। रोम कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, इसके ठीक पहले एक और मीटिंग हुई थी। कौन सी हुई थी? ईस्ट एशियन समिट इससे ठीक पहले हुई थी। ईस्ट एशियन समिट लेकिन वर्चुअली हुई थी। ठीक है, EAST, ईस्ट एशियन समिट। ईस्ट एशियन समिट वर्चुअली हुई थी। इसको भी मोदी जी ने भाषण दिया था इस पे अपना। इसको जो होस्ट किया था, इसकी जो अध्यक्षता करी थी एक तरीके से, ये करी थी किसने? ईस्ट एशियन समिट की इस बार ब्रुनेई के प्रिंस ने करी थी। ब्रुनेई कहाँ पे आता है? साउथ ईस्ट एशियन की एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री है जो आपको दिख जाएगी, आप मैप में देखना, वो है ब्रुनेई। ब्रुनेई ने इसको अभी होस्ट किया था, इसके प्रिंस ने। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी थी इसके बारे में। हम बढ़ते हैं आगे। अ न्यू एजेंसी SIA इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन। एक नई एजेंसी बन रही है SIA। ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट, कौन से राज्य के लिए ये बनाई जा रही है अभी इस समय में? ठीक है, SIA का मतलब क्या है? SIA जैसे आपको पता होगा एक NIA होती है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ऐसे ही SIA है जिसका मतलब है स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, यह स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी ये कौन से राज्य में सेटअप की जानी है, कॉन्स्टिट्यूट की जानी है?
ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, इसका आंसर नहीं है। अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लिए एक नई एजेंसी SIA को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इसका मेन लक्ष्य क्या रहेगा? जो टेररिज्म रिलेटेड केसेस होते हैं उनको टैकल करने के लिए SIA को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। ये क्या करेगी? कोऑर्डिनेट करेगी जो NIA होती है, मतलब नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, और जो दूसरी केंद्रीय हमारी सेंट्रल एजेंसी होती है, ठीक है, उनके साथ ये मिलकर के कोऑर्डिनेट करेगी ऐसे केसेस को टैकल करने के लिए। देखिए किस तरीके के केसेस ये टैकल करेगी SIA, यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी। कौन से केसेस को टैकल करेगी? द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर कैन टेक अप द केसेस रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट। एटॉमिक एनर्जी एक्ट से रिलेटेड केसेस, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट से रिलेटेड चीजें, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यानी कि जो UAPA होता है उससे रिलेटेड, सस्पेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स, ऐसे जो आप ये नीचे लिखे हुए हैं, इन सारे चीजों से रिलेटेड केसेस को ये टैकल करने के लिए हेल्प करेगी NIA और दूसरे स्पेशल जो सेंट्रल एजेंसीज होती है उनकी, ताकि इस सारे प्रोसेस में क्या हो, तेजी आ जाए। तो इस चीज़ के लिए इस SIA को जम्मू एंड कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूट किया जाना है। ठीक है, हम आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश में बार बार एक चीज़ हर लेक्चर में लगभग बोल ही दे रहा हूँ इसके बारे में, कि यहाँ पे लोहित नदी बहती है। लोहित नदी के लोअर रीचेज में है आपका ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू। ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू में एक वहाँ पे कुंड है जिसको बोलते हैं हम परशुराम कुंड। ठीक है, परशुराम कुंड को डेवलप किया जा रहा है। परशुराम कुंड में नेपाल और इंडिया से साधु संत और बाकी लोग भी आते हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं। तो इस कुंड को डेवलप किया जा रहा है। किया किसके द्वारा है? द्वारा जा रहा है, एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक स्कीम है, प्रसाद स्कीम। प्रसाद स्कीम के तहत इस जो ये पिलग्रिमेज ही बोल सकते हैं इसको हम लोग, परशुराम कुंड, इसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये चीज इसमें याद रखनी थी। झारखंड की राजधानी रांची है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यूपी में भी हाल ही में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है। किसको? कुशीनगर, KUSHI, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। और ये 35th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे भारत का। 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे भारत में हो चुके हैं और ये बुद्धिज्म सर्किट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GST कलेक्शन फॉर अक्टूबर 2021 इज। अक्टूबर 2021 का GST कलेक्शन देखिए, जब से GST लागू हुआ है, लागू कब हुआ था GST है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017। इस दिन से इसको लागू किया था GST को। उस दिन के बाद से आज तक सेकंड हाईएस्ट GST कलेक्शन हुआ है अक्टूबर 2021 में, यानी कि जो महीना गया है, इस महीने में सेकंड हाईएस्ट GST कलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये कितने का हुआ है? मोर देन 1.3 लाख करोड़, 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा का GST कलेक्शन जब से लागू हुआ तब से आज तक हुआ है। उसमें सेकंड नंबर पे अक्टूबर 2021 में हुआ है। GST क्यों लाया गया था? देखिए, हमारे जो टैक्स सिस्टम था पहले इंडिया में, वो एक तरीके से कास्केडिंग इफेक्ट था उसमें। मतलब कास्केडिंग इफेक्ट में क्या होता है, मतलब एक के ऊपर एक टैक्सेस में लगते जाते थे। पहले मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे लगेगा, फिर उसको सेलिंग स्टेज पे लगाया जाएगा, फिर उसके बाद और इस तरीके से उसके अलग अलग स्टेजेस पे उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो इस सबको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि इससे क्या होता था, चीज बहुत महंगी हो जाती थी। इस चीज को टैकल करने के लिए एक सिंपल टैक्स लाया गया, वन नेशन वन टैक्स के तहत, जिसको बोला गया GST कलेक्शन। इसकी टैगलाइन क्या थी GST की? वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम इज व्हाट काइंड ऑफ मिसाइल? S-500 एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। ये किस तरीके की मिसाइल है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिसाइल या मिसाइल सिस्टम जो भी है, ये कहाँ का है? ये है रसिया का। रसिया अभी इसको डेवलप कर रहा है। तो वहाँ की अभी वहाँ से न्यूज आई थी कि रसिया ने क्या किया, इसको वो जल्दी क्या करेंगे, प्रोक्योर कर लेंगे आर्म फोर्सेस। रसिया की आर्म फोर्सेस जल्दी S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को प्रोक्योर करेंगे। उसके बाद ये लोग इसको सबसे पहले किसको बेचेंगे? जो इनके लॉन्ग रिलेशनशिप में पहले से रहे हैं कंट्रीज, जैसे इंडिया। ठीक है, इंडिया, चाइना, ऐसी कंट्रीज को ये लोग सबसे पहले इसको देंगे। यानी कि लेटेस्ट अपडेट ये थी कि इंडिया में बी द फर्स्ट बायर ऑफ S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। इंडिया हो सकता है कि पहला बायर हो S-500 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का। ठीक है, तो ये पूछ रहे कि किस तरीके की मिसाइल है। ये है सरफेस टू एयर, सरफेस से वॉर करेगी, एयर में
अटैक करेगी। ठीक है, इस तरीके का ये मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज लगभग 700 किलोमीटर के आसपास है इसकी रेंज। ठीक है, इसकी रेंज ये होगी इसकी S-500 की। तो इंडिया इसका पहला बायर हो सकता है। ठीक है, रसिया की ये है, आपको याद रखना है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया ने क्या किया था, अग्नि 5 मिसाइल अपनी लॉन्च करी थी। ठीक है, अग्नि 5 कैसी है? सरफेस टू सरफेस है, S-2S बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, S-2S BM बोल सकते हैं। सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, जिसको अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दिस ईयर आयुर्वेदा डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन। इस साल आयुर्वेदा डे कब मनाया गया था? देखिए, आयुर्वेदा डे जो है ये 2016 से मनाया जाना शुरू किया था। 2016 से इसको मनाया जा रहा है, और ये हर उस दिन मनाया जाता है जिस दिन क्या होता है, धनतेरस होता है। ठीक है, धनतेरस के दिन इस दिन को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, आयुर्वेदा डे के लिए कोई एक डे फिक्स नहीं है। जिस दिन ये धनतेरस पड़ेगा साल में, उस दिन आयुर्वेदा डे को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, धनतेरस हम क्यों मनाते हैं? धनतेरस होता है ऋषि जो धनवंतरी थे हमारे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। धनवंतरी, धनवंतरी, ठीक है, लॉर्ड धनवंतरी बोलते हैं इनको। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है धनतेरस के दिन। ये थे कौन? ये आयुर्वेद के एक तरीके से गॉड माने जाते हैं। आयुर्वेद के जनक इन्हीं को बोल सकते हैं हम लोग। आयुर्वेद के लॉर्ड माने जाते हैं कौन? ये धनवंतरी। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है जिस दिन, उस दिन होता है धनतेरस। और इस बार धनतेरस क्योंकि 2 नवंबर को था, तो आयुर्वेदा डे कब मनाया गया? 2 नवंबर को। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे क्या मनाते हैं हम लोग? आयुर्वेदा डे मनाते हैं। इस बार 2 नवंबर को धनतेरस थी, तो 2 नवंबर को आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया। पहली बार आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 2016 में। कब? 28 अक्टूबर को। ठीक है, 28 अक्टूबर 2016 को पहली बार आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अप्रूव्स प्रपोजल्स वर्थ व्हाट अमाउंट फॉर आर्म फोर्सेस अंडर मेक इन इंडिया। इसमें बोल रहे हैं कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितने, किस अमाउंट के प्रपोजल्स को आर्म फोर्सेस के लिए अभी अप्रूव किया है, ताकि वो मेक इन इंडिया के तहत काम कर सके। तो कितने अमाउंट के प्रपोजल्स को इसमें इन्होंने क्या किया है, अप्रूव किया है, ये हमें देखना है। कितने के किया इन्होंने? ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिख रहा है 7,695 करोड़। इतने अमाउंट के प्रपोजल्स को इन्होंने क्या किया है, अप्रूव किया है। इसमें क्या किया जाएगा, हमारी जो आर्म फोर्सेज है इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, इनके डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को यूज किया जाएगा, इनके हथियारों को, व्हीकल्स को, इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाना है। इसीलिए इस को अभी अप्रूव किया गया, और ये सब चीज़ें मेक इन इंडिया के तहत होंगी। इसमें 100% ये मेक इन इंडिया ही इसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे सारे के सारे, तो इसीलिए इसको अप्रूव किया गया है। जैसे कि डिजाइनिंग होती है किसी भी चीज़ की, हथियारों की या व्हीकल्स की, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका डेवलपमेंट पूरा का पूरा इंडिया में ही किया जाएगा। इस फोकस के साथ, इस टारगेट को लेकर के इसको अप्रूव किया गया है। इसके तहत अगर आप देखेंगे तो की प्रपोजल्स क्या है आर्म फोर्सेस के लिए जो इसके तहत अप्रूव किए गए। सबसे पहले बाइंग 12 LUH। LUH क्या होता है? लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम जो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से खरीदा जाएगा। ये सब चीज़ें मतलब ये सारी की सारी इंडिया में ही बनेंगी, मेक इन इंडिया के तहत। ये प्रपोजल्स हैं 4, इसमें आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो इन प्रपोजल्स के लिए इसको भी क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है। हम टोटली हमारे डिफेंस सेक्टर को या हमारे आर्म फोर्सेस को मेक इन इंडिया के तहत डेवलप करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एन एयरबोर्न एक्सरसाइज एट विच प्लेस। इंडियन आर्मी ने एक एयरबोर्न एक्सरसाइज अभी कहाँ पे कंडक्ट करी, इसको हमें बताना है। देखिए, एयरबोर्न एक्सरसाइज करी है, किसने करी है? इंडियन एयरफोर्स ने। अभी हमारा चाइना के साथ लद्दाख में आपको पता है क्या चल रहा है, वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वहाँ पे क्लैशेस तो हो ही रहे हैं। तो इसी बीच हमने अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च कर दिया था अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाने के लिए कि हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंडियन आर्मी ने क्या किया, एयरबोर्न एक्सरसाइज भी कर दी। कहाँ पे? लद्दाख में। ये दिखाने के लिए या इस चीज़ को पहचानने के लिए कि हमारी कैपेबिलिटीज और क्या क्या है। ठीक है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये एयरबोर्न एक्सरसाइज कहाँ पे की गई? अभी अभी लद्दाख में की गई थी। देखिए, ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी कुछ दिन पहले कंडक्ट की गई थी, नेपाल के साथ की गई थी, जिसको बोलते हैं हम लोग सूर्य किरण। ठीक है, नेपाल के साथ ही होती है, इस बार ये पिथौरागढ़ में हुई थी। आपको इसे याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश का आपको स्टेट एनिमल पता होगा क्या है? स्नो लेपर्ड।
यहाँ का स्टेट एनिमल है। इसके लिए कंजर्वेशन सेंटर भारत का पहला कहाँ बनाया गया? उत्तराखंड में बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया था। स्नो लेपर्ड कहाँ का स्टेट एनिमल है? हिमाचल प्रदेश का। इसके लिए कंजर्वेशन सेंटर इंडिया का पहला उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। उत्तराखंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे देश का पहला लाइकन पार्क, रामायण पार्क सब उत्तराखंड में बन रहा है। कालापानी विवाद नेपाल के साथ हुआ। डोबरा चांडी पुल उत्तराखंड में बनाया गया था कुछ टाइम पहले। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। ठीक है, और एक बात और देख लेते हैं। जिमेक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। जिमेक्स हमारी होती है जापान के साथ, जापान इंडिया। युद्ध अभ्यास होता है, युद्ध अभ्यास किसके साथ होता है? यूएसए के साथ होता है। ठीक है, एक होती है इंद्र। इंद्र किसके साथ होती है? इंद्र हमारी होती है रसिया के साथ, इंडिया रसिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर पढ़नी होती है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गंगा उत्सव इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम। गंगा उत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये आपको देखना है। गंगा उत्सव देखिए कब से कब तक मनाया जा रहा है। गंगा उत्सव मनाया जा रहा है 1 नवंबर से 3 नवंबर तक। ऑप्शन नंबर ए पे आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर से 3 नवंबर तक गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों न्यूज़ में आ गया, क्योंकि गंगा उत्सव के पहले ही दिन क्या हुआ, 1 नवंबर के ही दिन क्या हो गया, जो हमारा क्लीन गंगा मिशन था इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया किसको? क्लीन गंगा मिशन को। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसको शामिल क्यों किया गया? क्या रिकॉर्ड इसमें ऐसा बनाया पहले दिन? इसमें क्या किया गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोज थे वो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे क्या किए गए? अपलोड किए गए 1 घंटे के अंदर। यानी कि 1 घंटे के अंदर अंदर जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना उसकी फोटोज खींच के सबसे ज़्यादा फेसबुक पे 1 घंटे के अंदर अपलोड किए गए क्लीन गंगा मिशन में। ठीक है, क्लीन गंगा मिशन की। तो इस मिशन को क्या किया गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया इस रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। किसके द्वारा ये गंगा उत्सव इनॉग्रेट किया गया या किया जाता है ऑर्गेनाइज? ये किया था जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? यूनियन मिनिस्टर कौन है जल शक्ति के? गजेंद्र सिंह शेखावत, GSS गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है। क्लीन गंगा मिशन की बात हुई, ये कब से शुरू किया गया था? सन 2014 में जब बीजेपी आई थी तब से ही क्लीन गंगा मिशन को शुरू किया गया था। ये क्यों किया गया था शुरू? ताकि हम लोग जो नेशनल गंगा रिवर है हमारी, गंगा जिसको हम माँ भी बोलते हैं, गंगा रिवर, तो उसमें पॉल्यूशन को हम अवॉइड कर सकें, यानी पॉल्यूशन खत्म कर सकें, और उसके कंजर्वेशन के लिए, उसके रिजुविनेशन के लिए क्लीन गंगा मिशन को शुरू किया गया था सन 2014 में। ठीक है, तो आप इसमें याद रखना गंगा उत्सव 1 नवंबर से 3 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सीधे बताऊंगा आपको। व्हाट इज यूएनएससी रेजोल्यूशन 2601? यूएनएससी रेजोल्यूशन 2601 क्या है? देखिए अभी कुछ ही दिन पहले, 4-5 दिन पहले, यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। अपने तरीके का पहला और यूनिक रेजोल्यूशन है ये। इसको बोलते हैं यूएनएससी रेजोल्यूशन 2601। किस बारे में ये रेजोल्यूशन है? देखिए कभी कभी दो देशों के बीच आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तो उस बीच टीचर्स, स्कूल्स या स्टूडेंट्स पे काफ़ी हमले हो जाते हैं। तो टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्कूल्स, इन सब चीज़ों को इन हमलों से बचाने के लिए एक यूएनएससी रेजोल्यूशन 2601 को अडॉप्ट किया गया था। मेन इसमें एजुकेशन सेक्टर पे फ्रेमवर्क तैयार करने की बात की गई थी। इसमें बोला गया कि यूएनएससी अर्जेस द मेंबर स्टेट्स की, वो मेंबर स्टेट्स को अर्ज करता है कि वो लोग एक डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क बनाएं ताकि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स ले सकें ऐसे अटैक से, हमारे स्कूल्स, बच्चों को, चिल्ड्रन को या टीचर्स को ऐसे अटैक से बचाया जा सके। किस दौरान? जब वहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हों। ये एजुकेशन के महत्व को, एक इंडिविजुअल पे एजुकेशन का क्या महत्व है और एक सोसाइटी में एजुकेशन का क्या महत्व होता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को अभी वहाँ पर उन्होंने अडॉप्ट किया, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कदम है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि यूपीएससी के एग्जाम से जरूर इससे क्वेश्चन बन सकता है। यूएनएससी रेजोल्यूशन 2601 क्या है? ठीक है, इसके बारे में और डिटेल से आप पढ़ लेना। इसका जो जिस्ट था ये आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि इतने ही इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में अगले कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और आपको अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।